हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 13th मार्च, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं क्या था। एक तो पेज वन पे था कॉट के बारे में। ये बेसिकली मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीट हुई है, जिसमें हमने वैक्सीन्स के बारे में बात करी, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करी, क्लाइमेट इश्यूज़ के बारे में बात करी, साइबर टैक्स के बारे में बात करी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हुआ है हमारे साथ डिस्प्यूट चाइना का, उसके बारे में बात हुई। और बेसिकली इसमें चाइना की जलती है, तो चाइना ने कहा है कि ये बेसिकली यूएस लेड एफर्ट है हमारे को कंटेन करने के लिए, हमारे ऊपर टारगेट किया गया। बस क्वाड वाले कहते हैं कि हमने किसी को टारगेट नहीं किया है, ये विन विन सिचुएशन है, एक ओपन डायलॉग है। तो प्रीलिम्स के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस वालों के लिए भी जो इसमें इंपॉर्टेंस होगी वो भी निकलेगी, अभी नहीं निकली है। प्रीलिम्स वाले कॉड का जो हमने पहले देखा था कि क्यों बनाया गया था, किसका ये आइडिया था, जो पुराने लेक्चर्स में, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आगे कुछ आएगा तो विल ऐड ऑन। बट अभी क्वाड के प्रीलिम्स के अगर आप जो नोट्स बना रहे हैं, उसमें जो आप पहले नोट्स बना चुके हैं कि इनफॉर्मल डायलॉग है, कौन कौन मेंबर्स हैं, क्यों बनाया गया था ये, कब कौन सा ऐड हुआ, जैसे हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया था, फिर ऑस्ट्रेलिया को बाद में ऐड हुआ, तो वो ही करने की ज़रूरत है अभी एज ऑफ नाउ। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स को बल्कि मत बनाइएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे था। तो प्रीलिम्स के हवाले क्या नोट करेंगे, प्रीलिम्स वाले अपने जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल की होती है, उसकी फॉर्मेशन देखेंगे, बस वही ठीक है। कैसे किस आर्टिकल के अंडर आता है, कैसे बनाया जाता है, कौन इनको अपॉइंट करता है, कौन नहीं करता, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बट मेंस वाले अपने नोट्स में एक एड ऑन पॉइंट लिख सकते हैं कि एक फॉर्डर हो जाएगा इनके लिए, कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई है मार्च में कि इंडिपेंडेंट पर्सनस ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स नहीं। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि ड्यूटी है स्टेट की कि इंटरफेयर ना करे इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने गोवा की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उन्होंने लॉ सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दे दिया था स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। ये पॉइंट जब आप क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उस पर आप, जो जितने भी लोग होंगे वो सब कुछ एक जैसा ही आंसर लिखेंगे। देखिए पॉलिटी की बुक आप भी वही पढ़ रहे हैं, वो भी वही पढ़ रहे हैं, सब सेम लिखेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर उनसे अलग कैसे हो सकता है जब आप रीसेंट के उसके ऊपर केसेस या रीसेंट एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो याद रखिएगा, ये रीसेंट एग्जाम्पल आप देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इलेक्शन कमीशन में भी कभी कोई क्वेश्चन आया, कुछ आए, तो पहले बेसिक्स देने हैं आपने कि इलेक्शन कमीशन क्या है, किस आर्टिकल में आता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसको बनाता कौन है, उसकी इंडिपेंडेंस क्या है। उसके बाद आप ये एक जब कंक्लूजन लिखने लगे उससे पहले आप ये एक पैरा लिख सकते हैं कि क्या इसके ऊपर रिसेंट जजमेंट आई है, क्या नहीं है। उसके बाद एडिटोरियल पे था कि वैक्सीन्स के बारे में कि सबको अवेलेबल होनी चाहिए, तो उस पे से आपने कुछ नहीं देखना है प्रीलिम्स वालों को। तो मेंस वाले ये आप लिख सकते हैं, सिर्फ वैक्सीन्स के बारे में नहीं है, कभी अगर फूड के बारे में बात हो या किसी भी चीज़ के बारे में बात हो कि हंगर को ख़त्म करने के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये यूएन एंड WHO मस्ट कंटिन्यू टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द प्रिविलेज नेशंस की ग्लोबल अवेलेबिलिटी बनाए। और वो कहते हैं कि कंट्रीज़ को अपनी विद इन देयर टेरिटरी टू इक्विटेबल एक्सेस रखना चाहिए, चाहे वो वैक्सीन्स की बात हो, चाहे वो फूड की बात हो, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेके बात हो, तो ये आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एडिटोरियल पे था OTT IT रूल्स जो आए 2021। उस आर्टिकल में देखने वाला कुछ नहीं है, उसमें से बीजेपी की बुराइयां हुई हैं, उसको कुछ नहीं करना है। जितना हमने और IT रूल्स आए हैं, ये जो हमने डिस्कस किया कि 3 टियर स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपने देखा था कि उनको एथिक्स कोड फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद उनको मैंडेटरी कर दिया कि जो इंफॉर्मेशन का जनरेटर है, जो सबसे पहले जिसने ये लीक की है, या इससे सबसे पहले उसका सोर्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन का वो डालना पड़ेगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने। एक एडिटोरियल पे था कि डेजर्ट फ्लैग मार्च हुआ है, तो ये देखते हैं डेजर्ट फ्लैग क्या है। एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो होस्ट करता है UAE। तो इंडिया, बहरीन, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड US, ये इसके पार्ट लेते हैं। ये कंट्रीज याद रखिएगा। और ये जॉइंट एक्सरसाइज जो वेस्ट एशिया के साथ बिटवीन अरब स्टेट्स और वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स जो है वो तो कॉमन है। ऐसा क्यों हुआ है कि 2021 में इंडिया और साउथ कोरिया को इंक्लूड किया गया है, बेसिकली ये थोड़ा सा हमें देखना है। वो दिखाता है कि इम्पोर्टर जो है ना, बहुत बड़े इम्पोर्टर्स बन चुके हैं क्रूड ऑयल के, और हम रिलाई करते हैं हेविली ऑन वेस्ट एशियन स्टेट्स कि हमारी उनके साथ सप्लाई रेगुलर चलती रहे। तो उस वजह से हमारे इतने इंक्रीज हो चुके हैं स्टेक्स कि हमारे को वहाँ के रीजन की सेफ्टी और सिक्योरिटी से फ़र्क पड़ता है, और पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो वाइटल सी लेन्स हैं, मतलब देखते होंगे ना, जैसे हिंदुस्तान में अगर हम बात करें कि NH1 NH2 कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग ओनली 1 and 2, मीन्स NH1 2 3, ये सब जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं,
जो मेजर सिटीज़ को जोड़ते हैं, वैसे ही वहाँ की मेजर सी लेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ को जोड़ती हैं, तो उसको भी हमें ठीक रखना है, तो ये इंपॉर्टेंस बन जाती है हमारी। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ठीक है। अब ये देखिएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखिए ये है गल्फ ऑफ एडन। अब गल्फ ऑफ एडन के हम देखें तो वेस्ट में क्या है, जिबूती है, सोमालिया है, ये एरिटेरिया जो लिखा है ये सोमालिया हो गया, ऊपर इसके यमन है, ये रेड सी इधर से आ रही है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ऊपर यमन है, इधर अरेबियन सी है। अब ये एक पॉइंट इसमें नोट करिए कि गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता कौन है रेड सी से, वो जोड़ता है बब अल मंदब स्ट्रेट, बबल मंदब स्ट्रेट, ये याद रखिएगा। और ये यूएई के साथ हम, अच्छा दूसरा पर ये भी देख लेते हैं, ये वाला भी, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये आप वर्ल्ड मैप भी देख सकते हैं, और उसके बाद ये पर्टिकुलर ये एरिया देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहाँ पे है। और ये किसको जोड़ता है, पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमन को। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट बेसिकली वो होता है कि जो दो लैंड मासेस के बीच में जो सी का एरिया होता है, इसको कहते हैं कि द लैंड जॉइनिंग द वाटर बॉडी जॉइनिंग टू लैंड एरियाज, ठीक है। अगर हम रेड पॉइंट को देखें, ये पूरा का पूरा जो एरिया ये इधर से ईरान को जोड़ रहा है, इधर से यूएई को जोड़ रहा है, तो ये वजह से कहा जाता है कि द वाटर मास जॉइनिंग द टू लैंड एरियाज, उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के बीच में, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखने के बाद पॉज करके कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आपस में लोकेटेड हैं, या के आसपास लोकेटेड है। और जो बबल मंदब स्ट्रेट जोड़ता है रेड सी यहाँ से और गल्फ ऑफ एडन, जो ये बीच में हम देख रहे हैं जगह जो है, ये दैट इज़ कॉल्ड बबल मंदब, ठीक है। उसके बाद यूएई के साथ हमारी वैसे और कौन कौन सी चलती है, ये हमें एक्स्ट्रा देखना चाहिए। यूएई के साथ हमारी जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है वो है एक यूएई बैलेट, और एक चलती है हमारे साथ हमारी डेजर्ट ईगल 2, ठीक है। ये बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है हमारी उनके साथ। उसके बाद हम आते हैं, चलिए पेज 8 पे था थोड़ा सा बेंजीन को लेके, जो वहाँ पे एनजीटी बैठी है केरला में, उसको लेके था। हमें उसमें से कोई वो नहीं देखना, हमें देखना है कि बेंजीन का मतलब बेंजीन कहाँ कहाँ से एमिशन से फाउंड होती है। एक तो बर्निंग कोल एंड ऑयल, मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट, इवेपोरेशन फ्रॉम गैसोलीन सर्विस स्टेशन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, जो वहाँ जहाँ पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल स्टेशन जो होते हैं, तो वहाँ से। और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, ये गैसोलीन इसलिए लिखा गया क्योंकि मैंने यूएस की एक साइट से निकाला है सारे इसके सोर्सेज, जो वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ से निकलते हैं, और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट से, ठीक है। और बेंजीन का जो है बहुत ख़तरनाक माना जाता है, इसकी जो एक्सपोजर होता है लोगों के साथ वो बहुत गलत माना जाता है, ख़तरनाक माना जाता है। और याद रखिएगा टोबैको स्मोक से भी इट ऑल्सो कंटेन्स बेंजीन, और हाफ ऑफ द नेशन एक्सपोजर टू बेंजीन जो है वो टोबैको से आता है। और इंडिविजुअल्स जो हैं मे ऑल्सो बी एक्सपोज टू बेंजीन बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर। अगर बेंजीन के ऊपर आएगा, आपको क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, वो स्ट्रेट अवे ये नहीं आएगा बेंजीन क्या है, वो निकलेगा बेंजीन कहाँ कहाँ से आती है, और 5-6 ऑप्शन दे रखे होंगी। तो याद रखिए कंटेमिनेटेड वाटर से भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, टोबैको से भी होता है। ऊपर वाले पॉइंट्स तो हमने देख ही लिए हैं। दूसरा जो सॉल्वेंट फॉर फैट्स, वैक्सेस, रेजन्स, ऑयल्स, इंक्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स एंड रबर। एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं सीड्स की, फ्रॉम सीड्स, ऑयल जो करते हैं, जैसे हमने देखा होगा मूंगफली में से तेल निकाला जाता है, किसी भी सीड से अगर ऑयल निकाला जाएगा उसमें से भी। फोटोग्राफर प्रिंटिंग से भी आजकल हमने देखा होगा, प्रिंटिंग के जो मेथड्स आए हैं फोटोग्राफर ही होते हैं बेसिकली। जब हमने देखा होगा डिजिटल प्रिंट चलता है, या अगर हमने कपड़े के ऊपर कोई प्रिंटिंग देखते हो, वो सब फोटोग्राफर प्रिंटिंग होती है। और केमिकल इंटरमीडिएट भी यूज़ होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव, फार्मास्यूटिकल्स एंड डाइस्टफ्स। ये सब के सब पॉइंट्स लिख लीजिए आप, जब क्वेश्चन आएगा तो ये ऑल ऑफ देम ज़रूरी नहीं हो, ये ही ऑप्शंस में जाएगा, तो याद रखिएगा। देखिए मैं समझता हूँ डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव, फार्मास्यूटिकल्स, डाइस्टफ्स, गैसोलीन, बर्निंग कोल्स आपको फिर भी याद रह सकता है। कंटेमिनेटेड वाटर और टोबैको भी ज़रूर याद रखिएगा। और पेज 10 पे था कि नरेंद्र भाई ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक महात्मा गांधी जो सॉल्ट मार्च करी थी, तो उसको दोबारा से वो कराए, और बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं ये 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की वजह से। तो उसकी वजह से एक सॉल्ट मार्च निकाला है उन्होंने दोबारा से, तो उसमें वो खुद नहीं गए हैं, महात्मा गांधी जी की तरह लोगों को भेजा है। और एक पेज 14 पे था, ये पढ़ने लायक था, बस आपको था कि कुछ न्यूज़ दे दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई नोट्स बनाया जाए। अच्छा पेज 14 का न्यूज़ देखते हैं कि एक तो याद रखिएगा जो एटीएफ है उस पर जीएसटी नहीं है। सब जितने भी एयरक्राफ्ट करियर्स हैं वो बोल रहे हैं करियर्स वाले कि इसको जीएसटी में लाया जाए। क्यों इतनी बात चलती है जब भी हम देखते हैं एटीएफ या जेट फ्यूल कॉस्ट की?
क्योंकि कहते हैं कि 45 से 55%, 45 टू 55% एयरलाइन का जो एक्सपेंस आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो एटीएफ्स की वजह से होता है। याद रखिए कि कितना मेजर जो एक्सपेंस है एयरलाइंस का, वो एटीएफ की वजह से होता है, मोर देन 50%। और इंडिया में एटीएफ का प्राइस जो है, इट इज़ वन अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, तो ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा एटीएफ की कॉस्ट क्या है, वो जीएसटी में आता है, ये नहीं आता। 4 ऑप्शन दी होंगी, तो याद रखिएगा वो दे सकते हैं आपको कि इट अकाउंट्स ओनली फॉर 10% ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नहीं 45 टू 55%। और लिखेंगे इन इंडिया, ऑप्शन हो सकते हैं इन इंडिया द प्राइस आर लोअर देन अदर कंट्रीज, इट इज़ अमंग द हाईएस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद एक पेज 10 पे था, एक तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ये वैसे ज़रूरी नहीं होता, बट कई बार कुछ ऑप्शंस घुमा फिरा के दे देते हैं, कि याद रखिएगा एक तो फिजिक्स और मैथ्स जो है अब कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप क्लास 12th में लो, क्योंकि पहले से होता था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंपॉर्टेंट होती थी, तभी आप इंजीनियरिंग के एग्जाम दे सकते थे। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कहा है कि फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी और या मैंडेटरी नहीं है। आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में 45% से ऊपर स्कोर करना है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 14 सब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर इंजीनियरिंग। तो 45% स्कोर करना है किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में। वो 3 सब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, फिजिक्स भी हो सकता है उसमें, मैथ्स भी, केमिस्ट्री भी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बहुत सारे ऑप्शन दे चुके हैं आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आप सोचेंगे फिजिक्स और मैथ्स नहीं लेंगे तो आगे इंजीनियरिंग में कैसे दिक्कत आ जाएगी, क्या होगा? तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे या कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, तो आपको जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपका ये जो गैप होगा उसको ब्रिज कर दिया जाएगा। आपकी इच्छा होगी तो आप कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे मैथ्स कोर्स ले सकते हैं, फिजिक्स का, इंजीनियरिंग, ड्राइंग एक्स्ट्रा, ताकि जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आएंगे, अगर सपोज आपने बायोलॉजी या आईटी और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस लिया होगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस और बायोटेक ले लिया, या एग्रीकल्चर ले लिया, या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट ले लिया, तो आप आके फर्स्ट ईयर में फिजिक्स मैथ्स लेके आप अपने को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं ये गैप को। ठीक है, उससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।